की धूप पहाड़ी गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही थी। ये वही पिछड़ा हुआ गांव था जहां ना बिजली थी, ना नेटवर्क और ना ही कोई आधुनिक सुविधा। सुरेश, जो गांव का सबसे पढ़ा लिखा पर बेरोजगार नौजवान था, नींद से उठकर दरवाजे तक आया। जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी ने उसका ध्यान खींचा। उसने चिट्ठी उठाई और दिल में हल्की धड़कन के साथ उसे खोला। ये एक नौकरी का लेटर था, वो भी पेरिस की एक कंपनी से। सुरेश की आंखों में पहली बार तेज चमक आई। वो दौड़ता हुआ अपनी बीमार माँ के पास पहुंच गया, जो चारपाई पर खांस रही थी। माँ, देखो, मुझे नौकरी मिल गई, वो भी पेरिस में। कंपनी वालों ने वीजा, पासपोर्ट और टिकट भी भेज दिया है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। सुरेश की माँ चुप रही, उनकी आंखें भर आईं। बेटा, क्या मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू विदेश चला जाए? मैं सोच रही थी तू पढ़ लिख कर गांव को बदलेगा। माँ के शब्दों ने क्षण भर के लिए हवा को शांत कर दिया, लेकिन सुरेश के अंदर शहर और उजाले की चाह बहुत गहरी हो चुकी थी। बस भी करो माँ, ये पिछड़ा हुआ गांव कभी नहीं बदल सकता। मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बीमार हूँ बेटा। चिंता मत करो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। मुझे जाने दो, ये मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा। बहुत समझाने के बाद माँ ने भारी मन से इजाजत दे दी थी। अगले दिन सुरेश अपने दोस्तों पूजा और नकुल से विदा लेकर पेरिस चला गया। पेरिस ने सुरेश को पहली बार आधुनिक दुनिया का स्पर्श दिया था। उसने मन लगाकर काम किया और कुछ ही महीनों में बहुत धन कमा लिया। शहर की दौड़ में वो इतना खो गया था कि उसे अपनी माँ का हालचाल जानना भी याद नहीं रहा। एक शाम काम से छुट्टी लेकर वो एफिल टावर देखने निकल गया। शाम का समय था और टावर रोशनी से जगमगा रहा था। दुनिया भर के लोग उसे देखने के लिए खड़े थे, मानो किसी अद्भुत चमत्कार के सामने हो। सुरेश भीड़ में खड़ा था, लेकिन उसके भीतर कहीं खालीपन उतर रहा था। आखिर इसमें ऐसा क्या है? ऊंचा ही तो है। ऐसा टावर तो मैं अपने गांव में भी बना सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें नम हो गईं। उसे माँ की रोशनी वाली बातें याद आने लगीं। वही रोशनी जो उसके गांव ने कभी नहीं देखा था। काश मेरे गांव में भी ऐसी रोशनी होती तो लोग वहां भी आते। माँ हमेशा यही कहती थी। उस रात उसका मन टूट सा गया था। कुछ ही दिनों में उसका दिल काम से उठ चुका था। माँ की यादें, गांव की गंध, सब उसे वापस बुला रही थी। अंततः सुरेश ने इस्तीफा दे दिया और भारत लौटने का फैसला कर लिया। जब सुरेश अपने गांव पहुंचा तो उसका कदम वहीं रुक गया। गांव डूब चुका था। भीषण बाढ़ ने घरों को तोड़ दिया था। लोग थोड़ी दूर तंबुओं में रह रहे थे। ये दृश्य उसके सीने पर पत्थर की तरह गिरा था। उसी समय पूजा और नकुल दौड़ते हुए उसके पास आए। सुरेश, तुम्हारे जाने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई। सब कुछ खत्म हो गया। सरकार ने भी कोई मदद नहीं की। सुरेश की आंखें भर आईं। और माँ कैसी है? पूजा का स्वर टूट चुका था। बाढ़ के पानी में तुम्हें याद करते करते चल बसी। हमने तुम्हें बहुत संपर्क करने की कोशिश की, पर कंपनी वालों ने संदेश पहुंचाया ही नहीं और तुमने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुरेश की दुनिया वहीं रुक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। माँ की बातें, उनका दुख, उनका इंतजार, सब उसके भीतर तेजी से लौट रहा था। उसे लगा कि पेरिस की रोशनी ने उसे अंधा कर दिया था। सुरेश टेंटों में रह रहे लोगों, अपने गांव के लोगों के पास जाकर देखने लगा और उनकी बेबसी और मायूसी को मन से महसूस करने लगा। और फिर अंत में अपनी माँ को याद करके वो एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ा। अब रोने से कोई फायदा नहीं सुरेश। सुरेश ने माथा पकड़ लिया। मुझे अब अपनी माँ का एक एक शब्द याद आ रहा है। मैं उनकी हर बात पूरी करूंगा। मैं गांव में रोशनी वापस लाऊंगा। पूजा ने धीमे स्वर में कहा, अब ऐसा संभव नहीं है सुरेश। बाढ़ इतनी भयानक थी कि हमें गांव खाली करना पड़ा। सरकार के अधिकारी आए थे। उन्होंने कह दिया है कि वो भूमि अब रहने लायक नहीं रही,
इसलिए तो हम सब तंबू में हैं। इन शब्दों ने सुरेश को भीतर तक हिला दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके चेहरे पर सिर्फ सोच की परतें थी। अगले कई दिनों तक वो चुपचाप अपने दोस्तों के साथ गांव की देखभाल में लगा रहा। टूटी चीजें उठाना, बचा सामान संभालना, लोगों को हिम्मत देना। और फिर एक सुबह सूरज की हल्की किरणों के बीच सुरेश के चेहरे पर कुछ अलग चमक दिखाई दी। मेरे दिमाग में एक योजना आई है। पूजा चौंक कर बोली, कौन सी योजना? जब मैं पेरिस में था, मैंने एफिल टावर को देखा। उसमें कुछ भी नया नहीं था, लेकिन लोग उसे जैसे अजूबा मान रहे थे। यकीन मानो, ऐसा टावर हम अपने गांव में भी खड़ा कर सकते हैं। नकुल पीछे हट गया। क्या पागल हो गए हो? टावर बना भी लिया तो क्या? अरे यहाँ लोगों के पास रहने की जगह नहीं है। सुरेश ने गहरी सांस ली। यही तो बात है। हम एक ऐसा एफिल टावर बनाएंगे जिसके ऊपर पूरा गांव होगा। हमारा टावर इसी नाम से जाना जाएगा, एफिल टावर में गांव। सुरेश की आवाज में दृढ़ निश्चय था। उसकी गंभीरता देखकर पूजा के चेहरे पर भरोसे की चमक लौट आई। अगर ये तुम्हारा सपना है तो हम इस सपने में तुम्हारा साथ देंगे। सुरेश ने अपने गांव की गीली मिट्टी को हाथ में लिया, जिस मिट्टी ने कभी उसकी माँ के कदमों को रास्ता दिया था। उसने सबसे पहले उसी मिट्टी को सुखाने की प्रक्रिया शुरू की। वो लकड़ी और पत्थर के टुकड़ों से अस्थायी हीटर बनाता, मिट्टी को सुखाता और फिर उसे बांधकर मजबूती वाली जमीन तैयार करता, ताकि टावर की बुनियाद किसी बाढ़ का इंतजार ना करे, बल्कि उसे चुनौती दे सके। पेरिस में कमाए हर पैसे को उसने बिना किसी झिझक के टावर की नींव में लगा दिया। लोहे की जालियां, स्टील स्ट्रट्स, हाई ग्रिप बोल्ट्स और हल्के वजन वाले फ्रेम सब पहाड़ की ऊंचाई तक ढोकर लाए गए। गांव वाले थकने पर बैठते, लेकिन सुरेश नहीं रुकता। दिन रात एक होकर टावर का ढांचा ऊपर उठने लगा। कुछ हफ्तों बाद जब टावर आधा बन गया तो लोग दूर से उसे देखकर हैरान रह गए। पूजा ने टावर को देखते हुए धीमे से कहा, अगर ये बन भी गया तो हम इसके ऊपर गांव कैसे बनाएंगे? खेत, खलिहान, घर, ये सब कैसे होगा? सुरेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सब होगा। अगर मजबूत इच्छा शक्ति रखो और भगवान पर विश्वास, तो सब संभव है। टावर की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ी, सुरेश की उम्मीद भी बढ़ती गई। उसने ऊपर की मंजिल पर स्टील ग्रिड प्लेटफॉर्म डाला। उसी पर लाइफ लॉकिंग तकनीक वाले मॉड्यूलर घर बनाए गए, हल्के, मजबूत और भूकंपरोधी। ऊपर एक छोटा कृत्रिम खेत बनाया गया, जहां मिट्टी के विशेष पोर्टेबल बेड रखे गए, जिनमें गांव के बीज उगने लगे। किनारे पर खलिहान का छोटा सा क्षेत्र बनाया गया, जहां अनाज रखने की हवा सुरक्षित संरचना थी। नमी को ऊपर भेजने के लिए पाइपिंग सिस्टम बनाई गई, जबकि नीचे सोलर लाइटें लगाने से पूरे टावर पर रात में दिव्य चमक फैल जाती। वो दिन आया जब निर्माण पूरा हुआ। सभी गांव वाले नीचे इकट्ठा खड़े थे। टावर उनकी आंखों में चमत्कार सा चमक रहा था। सुरेश, पूजा और नकुल सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। उनके पीछे पूरा गांव, बूढ़े, बच्चे, औरतें उम्मीद के साथ चल रहे थे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, हर किसी की आंखें फटी रह गईं। ऊपर एक असली गांव था। खेत थे, खलिहान थे, घर थे, पानी की टंकियां थी, सोलर रोशनी थी और हवा में गांव की मिट्टी की वही पुरानी खुशबू थी। बच्चे खिलखिलाते हुए दौड़े, बूढ़े रो पड़े, औरतों ने हाथ जोड़ लिए। पूजा ने धीरे से कहा, सुरेश, तुमने असंभव को सच कर दिखाया है। सुरेश आकाश की ओर देखने लगा, मानो अपनी माँ की आंखें वहीं कहीं चमक रही हो। कुछ ही महीनों में एफिल टावर में गांव पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। पर्यटक बसों में आते, टावर की जड़ से लेकर उसकी चोटी तक की तस्वीरें लेते, गांव के खेतों में घूमते, खलिहान देखते, घरों में बैठकर चाय पीते और हैरानी से कहते, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं। गांव वाले अब किसी तंबू में नहीं रहते थे, वे आसमान के ठीक नीचे रहते थे। ताजी हवा, रोशनी और गर्व सब उनके सिर पर था।
पूरी दुनिया में ये स्थान एक अद्भुत प्रतीक बन चुका था। एक बेटे की नीयत, एक माँ का सपना और एक गांव की उम्मीद का प्रतीक। कुछ दिन बाद सुरेश चोटी पर खड़ा था। माँ, तुम्हारा गांव अब